हेलो एंड वेलकम टू द लेगेसी आईएएस। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है मिडिल क्लास के ऊपर, जिसके ऊपर कोई भी ज़्यादा फॉर एग्जांपल गंभीरता से बात नहीं करता है कि क्या ऐसी परेशानियां हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस जो मिडिल क्लास फेस कर रहा है, वो हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग लास्ट तक देखेंगे क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो भी टैक्स इम्पैक्ट होता है मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि वही टैक्स भरता है, गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी होती है उसका उसको लाभ नहीं मिलता है, जीएसटी का बर्डन भी उसी के ऊपर होता है, इन्फ्लेशन का बर्डन भी उसके ऊपर होता है। इन सब के बावजूद भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, उसको बस एक मिडिल क्लास नाम दे दिया गया है। तो वो सारा कुछ बात करेंगे और इस सेशन के लास्ट में हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे गवर्नमेंट अगर एक नया प्रोसेस लेके आए जिसमें जो मिडिल क्लास पर्सन है अगर वो जीएसटी का ऑफसेट उसको मिल जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो उसको लाभ मिलेगा। तो इसलिए आप आखिरी तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको वो एग्जाम्पल से समझ में आ पाए कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम इसलिए बात करें क्योंकि अभी न्यूज में है काफी कि इनकम टैक्स में भी रिड्यूस फॉर दोज अर्निंग अप टू 15 लाख दिस यूनियन बजट। ऐसा एक मार्केट में र्यूमर है, अभी आइडिया नहीं है कि ये सही है गलत है, लेकिन ऐसा बोला गया। जैसे हमने हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज देखा है, वहीं पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वही एक न्यूज दिया था, गवर्नमेंट कंसीडर इनकम टैक्स रिलीफ फॉर दोज अर्निंग अप टू 15 लाख रुपीज, ऐसा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बजट आने के बाद ही हमें पता चलेगा। और इंडिया में आपको बता दें कि लास्ट 10 ईयर से अगर आप देखो जो हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब वो अभी भी सेम है, उसको हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया है। जैसे कि अप टू अगर कोई इंसान इंडिविजुअल टैक्स पेयर अगर 15 लाख रुपीज या उससे ज्यादा अर्न करता है पैसा तो उसको 30% इनकम टैक्स लगेगा। आप सोच सकते हो कि अगर आप 15 लाख रुपीज कमा रहे हो तो आपको 30% के टैक्स ब्रैकेट में आप इंटर हो जाओगे। और आप मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में रह रहे हो जहां पे सारा एक्सपेंडिचर है, जितना भी आपका एक्सपेंस है वो आसमान छू रहा होता है, उस समय मुझे नहीं लगता आपके पास कोई सेविंग बचती होगी। तो इसीलिए ये सही है कि अगर ये र्यूमर भी है तो भी गवर्नमेंट को उसको कंसीडर करना चाहिए कि जो इनकम टैक्स है उसकी जो रिड्यूस करना चाहिए 15 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। उसके बाद तो मेन हमारा टॉपिक क्या है कि मिडिल क्लास डिलेमा इन इंडिया, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द सॉल्यूशंस, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी फॉलो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि मिडिल क्लास, क्योंकि वो लोग भी मिडिल क्लास ही होंगे, उनको भी पता चले कि उनके पास क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के जो मिडिल क्लास का रोल क्या है। तो अगर इंडिया के मिडिल क्लास का हम रोल देखें यहाँ पे तो दे कंट्रीब्यूट अराउंड 60% ऑफ इंडिया जीडीपी। कितना करते हैं वो? कम 60% ऑफ इंडिया जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है। दे ड्राइव कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे हैप्पी न्यू ईयर मनाने बाहर जा रहे हैं तो वो कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को वो मेंटेन कर रहे हैं। एंड दे आर द बैकबोन ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड टैक्स रेवेन्यू। और वहीं पर अगर हम देखें कि मिडिल क्लास है कितना इंडिया में, तो एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन मिडिल क्लास विल डबल टू 61% बाई 2046। मतलब बाई 2046 और 47 जब हम 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे अपने आजादी के, उस समय जो इंडिया का मिडिल क्लास है वो डबल हो जाएगा। कितना डबल हो जाएगा अभी हम उसको देखते हैं। तो ग्रोथ ऑफ इंडिया मिडिल क्लास फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है? तो अगर हम इंडिया के मिडिल क्लास की देखो, करंट साइज अगर मिडिल क्लास का है वो करंट साइज कितना है? अराउंड दैट इज अराउंड 432 मिलियन। अभी इंडिया में जो टोटल मिडिल क्लास है वो 432 मिलियन है, अराउंड 30% या थोड़ा उससे इधर उधर है बस। लेकिन 2030 में इसकी जो प्रोजेक्शन है इट कैन गो टू 715 मिलियन। दैट इज आप समझ सकते हो 70 ओके कितना हो जाएगा अपना 71 करोड़ पे पहुंच जाएगा अपना 47%। दैट मीन्स जो टोटल पॉपुलेशन का 47% हो जाएगा। वहीं पे दिस प्रोजेक्शन इफ यू चेक इट इन 2047 that means after 100 years of our independence, that is after 100 years of 1947 से, तो ये आपका अराउंड कितना 100 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। दैट मीन्स 61% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? करंट लेवल से, जो ये करंट लेवल है यहां से जो इंडिया का जो मिडिल क्लास है दैट इज गोइंग टू बिकम डबल। इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि जो इंडिया का जैसे ही वो डबल होगा देन व्हाट विल हैपन इज
कंजम्पशन आपका डबल हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़िया होगा एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो ये तो रही एक इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मिडिल क्लास, लेकिन उसके बारे में कोई सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, ये अभी हम देखेंगे इसमें। तो आगे हम देखें जो इंडिया का मिडिल क्लास है उसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जब हम इंडिया के मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स देते हैं तो मेन प्रॉब्लम है सैलरी। सैलरीज हैव रिमेन्ड फ्लैट ओवर द लास्ट डिकेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इन्फोसिस का देख लो, 10 इयर्स बिफोर जो भी फ्रेशर्स का एंट्री पैकेज था और जो आज अगर कोई फ्रेशर इन्फोसिस में ज्वाइन करता है उसका अगर आप एंट्री पैकेज देख लो तो बहुत लगभग सेम है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो सैलरी हैव रिमेन्ड फ्लैट ओवर द लास्ट डिकेड। इसके बारे में ज्यादा हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अनदर प्रॉब्लम इज एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। जैसे अभी आपने देखा कि आपने मीठा वाला अगर पॉपकॉर्न खा लिया तो आप पे 18% जीएसटी लग जाएगा। आपने थिएटर में बैठ के पॉपकॉर्न खाया तो 5% लगेगा, घर पे बैठ के खा लिया तो 18% जीएसटी लग जाएगा। तो ये भी हम देखेंगे कि जीएसटी का भी इंपैक्ट उसी को भरना पड़ रहा है। सी वो मिडिल क्लास है, उसका इनकम कम है, ठीक है, और अगर आप रिच क्लास हो, कॉर्पोरेट हो, बिजनेसमैन हो, आपकी एटलीस्ट इनकम ज्यादा है ना, तो यू कैन अफोर्ड हाई जीएसटी, बट दिस पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द हाई जीएसटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड अनदर प्रॉब्लम इज लिमिटेड सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट्स इन द केस जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है जो सब्सिडी बेस्ड है, जिसको हम लोग फ्रीबीज बोलते हैं, वो भी फ्रीबीज उनको नहीं मिलती है, क्योंकि दे डेफिनेटली विल गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द फ्रीबीज। क्योंकि कुछ ना कुछ के घर में होगा, दे आर हैविंग टू व्हीलर्स, तो वो कोई स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। दे आर एक्चुअली फाइलिंग इनकम टैक्स, देन दे कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज कि उनके पास सेफ्टी नेट भी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट का, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन के लिए वो प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं जा रहे हैं। हेल्थ केयर के लिए अगेन दे आर चूजिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओनली। हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट कुछ फायदा उनको नहीं दे रहा है, करेक्ट और नोट। तो हर चीज वो अपने पॉकेट से भर रहे, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ये भी उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि टैक्स ये भरे, टैक्स ये भरे, लेकिन मजे कोई और ले, फ्रीबीज इनको मिल नहीं रहा है। तो एक अनदर प्रॉब्लम है। अनदर इंपॉर्टेंट लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसा समुदाय है जिसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, तो इनका एक ग्रुप नहीं बन पाता है कि इनको रिप्रेजेंट कर सके। तो अनदर प्रॉब्लम इज, अनदर इज ब्रेन ड्रेन। जिसको मौका मिलेगा, जो भी मिडिल क्लास को मौका मिलेगा, दे आर गोइंग टू लीव दिस कंट्री एंड दे विल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। क्योंकि क्यों वो अदर कंट्री में जाएंगे, बिकॉज वहां पे टैक्स स्ट्रक्चर जो है ना वो सिंप्लीफाइड है एंड टैक्स स्ट्रक्चर लोअर भी है, प्लस गवर्नमेंट से फैसिलिटीज भी वहां पे अच्छी मिलती है, लाइफ स्टाइल बेटर दे आर गेटिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे आर गेटिंग बेटर इन अदर कंट्रीज। इस वजह से वो क्या करेंगे, वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। आगे हम इसमें हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम सैलरीज हैव रिमेन्ड फ्लैट ओवर द लास्ट डिकेड। उसी का हम आपको एग्जांपल एक शो करते हैं, मैंने ट्विटर से उठाया है, इंडिया टेक एंड इंफ्रा का ट्वीट। अब इस ट्वीट में आप देखना क्या लिखा है, इन्फोसिस हैज ऑफर्ड अ सैलरी ऑफ 3,25,000 पर एनम फॉर द फ्रेशर्स in 2011 and today 13 years later they are offering 3,75,000. How was it justified? ये किसने बोला है, मोहनदास पाई ने बोला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो सैलरी नहीं बढ़ा है इनका। और सेम ए डिकेड ऑफ फ्लैट वेजेस, मैंने एक न्यूज, एक वीकली मैगजीन वहां से लिया है, तो वहां पे भी ये मेन इंपॉर्टेंट हेडलाइन, ये डिकेड ऑफ फ्लैट वेजेस, मतलब कि पगार बढ़ी नहीं है, उनका जो इनकम है वो बढ़ा नहीं है। अब यहाँ पे हम रियल वेज की बात करें, रियल वेज मतलब इन्फ्लेशन अडेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में, एमएनसी में काम करते हो, किसी एमएनसी में, और एमएनसी में क्या होता है कि हर साल आपको अप्रेजल जैसे मिलता है। आपको अप्रेजल कितना मिल रहा है, आपको अप्रेजल दे आर गिविंग लाइक 2 to 3% और 5%। जैसा कि मैंने सुना है कि समटाइम अगर आप कंपनी चेंज नहीं कर रहे हो, फिर वर्किंग इन द सेम कंपनी, देन यू आर गेटिंग द हाइक ऑफ लाइक 5% और इवन 10%। 10% इज कंसिडर्ड एज टू गुड, बेसिकली एवरेज आई एम कंसिडरिंग 5%, बट गवर्नमेंट के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है कंट्री में, इंडिया में, वो है 6%। आप समझ सकते हो कि आपकी सैलरी -1% से कम हो गई है, बिकॉज 5% से सैलरी ग्रोथ हुआ, लेकिन 6% जो दैट इज इन्फ्लेशन, तो एक्चुअली आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है, वो -1% हो गई है। लेकिन ये जो मैं इन्फ्लेशन का जो डेटा दे रहा हूं, दैट डेटा इज अबाउट गवर्नमेंट, बट रियल जो इन्फ्लेशन जो आपकी पॉकेट को हिट कर रहा है ना, वो इन्फ्लेशन है अराउंड 20%। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे जो आपके पॉकेट पे हिट करता है वो इन्फ्लेशन होता है 20%, और आपकी सैलरी ग्रोथ कितनी हुई, 5%। तो एक्चुअल आपकी सैलरी नेक्स्ट ईयर कितना होगी, बढ़ गई नहीं, आपकी सैलरी हो गई 20 - 5, दैट मीन्स 15% से आपकी सैलरी कम और हो गई अगले साल।
तो ये हकीकत, इसीलिए आप बचा नहीं पा रहे हो। आपको क्या लगता है, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर खर्चा ज्यादा है, नहीं इन्फ्लेशन ज्यादा है, इनकम आपका नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद अदर इकोनॉमिक डिस्पार्टीज हम देखें, जैसे मैंने बोला डिक्लाइन इन द रियल वेजेस, रियल वेज उनके हैं वो 5% से गिर गए हैं, करेक्ट। स्लो सैलरी ग्रोथ हुआ है, सैलरी ग्रू ओनली बाई 4% एनुअली ओवर द 5 years, ये मैंने पे स्केल सर्वे से पता किया। राइजिंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन सरपासेस वेजेस ग्रोथ, इरोडिंग परचेजिंग पावर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है आपकी सैलरी ग्रोथ से, इसकी वजह से क्या होगा है कि जो आपके पास जो बचत है, सेविंग है, वो कम हो गई है। नेक्स्ट इंपैक्ट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स जीएसटी स्ट्रक्चर्स। हमारे यहाँ जीएसटी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे स्लैब बना दिए। एक तो फ्री वाला है जिसमें कोई जीएसटी नहीं है, देन 5% स्लैब, 12%, 18%, 28%, 4 स्लैब है। वहीं आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 2010 उनके यहाँ पे भी जीएसटी है, उनके यहाँ एक ही है 10% ओनली, उससे ज्यादा नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर की बात कर लो, उनके यहाँ पे भी सेम है। आप यूके की बात कर लो, तो इन लोगों के यहाँ जीएसटी का एक ही स्लैब है, चाहे वो 10% या 12% है, तो वो सिंपल होता है। सम कंट्रीज में 2 होता है, 2 से ज्यादा नहीं होता है। आप जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई की बात कर लो, तो वहाँ पे वैट है लाइक 12% उन्होंने कर लिया है, लेकिन अपने यहाँ जो जीएसटी है इसमें बहुत कम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई है। देन अनइवन इम्पैक्ट, जो पुअर एंड मिडिल क्लास है दे बियर द बर्डन इक्वली। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अंबानी हूं, इफ आई एम परचेजिंग एसी एयर कंडीशन फ्रॉम द मार्केट, करेक्ट, हमारे पास तो देखो पैसा है, हमें अंबानी, ठीक है। अगर मैं अगर मार्केट से एसी खरीदूंगा तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, एंड आई एम पेइंग लाइक 28% जीएसटी। लेकिन अगर दूसरा एक इंसान है, वो गरीब इंसान है, ठीक है, और वो मिडिल क्लास इंसान है फॉर एग्जांपल, एंड उसको भी गर्मी लगेगी भाई, चाहे अंबानी को चाहे गरीब हो, गर्मी तो सबको लगेगी गर्मी के मौसम में, समर में। तो ही ऑल्सो वांट्स टू परचेज एसी, उसको भी 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पे पुअर हो या रिच हो, दोनों को सेम जीएसटी भरना पड़ रहा है उस पर्टिकुलर एसी पे। तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किसको पड़ रहा है, गरीब आदमी को, क्योंकि जो उसकी टोटल इनकम है उसके प्रोपोर्शन में ही इज पेइंग मोर टैक्स ऑन एसी कंपेयर टू द रिच गाय, बिकॉज ही इज हैविंग मोर इनकम। तो मोर इनकम के प्रोपोर्शन में ही इज पेइंग लेस टैक्स। सो दिस इज अनदर इंपैक्ट मिडिल क्लास को झेलना पड़ रहा है। दूसरा, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी बट नो सिग्निफिकेंट सैलरी ग्रोथ। गवर्नमेंट अपने नंबर्स हर मंथ देती है और गवर्नमेंट इसमें बहुत वाहवाही लूटती है कि हमारा इस मंथ इतना जीएसटी ग्रोथ आया, लाइक 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी इस मंथ हमने लिया है। नेक्स्ट मंथ फिर से वो नंबर लेके आएंगे न्यूज़पेपर में, इस बार हमने 1.7 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है। तो आपने जीएसटी कहाँ से कलेक्ट किया, पेड़ों से तो काटा नहीं है। आपने जीएसटी कलेक्ट किधर से किया, आपने जीएसटी कलेक्ट किया है लोगों से, क्योंकि लोगों ने खर्चा किया, उस पर उन्होंने जीएसटी पे किया है ना, ठीक है। तो दैट अब ये जो अब जैसे कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, दे आल्सो पेइंग जीएसटी, लेकिन वो जीएसटी किसको पास ऑन कर रहे हैं, लोग पीपल को ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स आल्सो पेइंग द जीएसटी, बट टाटा मोटर्स व्हेन सेल द कार दे आर bypassing the GST to the customer only, end customer. तो अल्टीमेटली who's paying GST, कस्टमर ओनली। तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि हमने इतना जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन उसके बदले में जो कस्टमर है, जो मिडिल क्लास है, उसका सैलरी में तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है ना। लेकिन आपके जीएसटी कलेक्शन में हमेशा ग्रोथ हो रहा है। आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हो जीएसटी कलेक्ट करने के लिए, कहाँ से जीएसटी लिया जाए, कि पॉपकॉर्न को मीठा बनाया जाए, पॉपकॉर्न को नमकीन बनाया जाए, आप ये सब कर रहे हो, लेकिन उसकी सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरा, डिस्पारिटी इन टैक्स पॉलिसीज फेवरिंग कॉर्पोरेट एंड बिलियनियर्स, कि जो आपकी टैक्स पॉलिसीज, स्पेशली इनकम टैक्स रिलेटेड पॉलिसी, जो डायरेक्ट टैक्स है, वो किसको फेवर कर रही है, वो कॉर्पोरेट और बिजनेसमैन को फेवर ज्यादा कर रही है कंपेयर टू द मिडिल क्लास। हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की हेडलाइंस आपको हर मंथ आ जाएंगी, हर मंथ। जैसे जीएसटी कलेक्शन 7.3% अप इन दिसंबर 2024, दैट इज 1.77 लाख करोड़। अब लोगों ने ये पे किया है ना, किसी और ने पे नहीं किया है, करेक्ट है कि नहीं। तो ये बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पे मार रहे हो। इम्पैक्ट देखो जीएसटी का कितना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप एयर कंडीशन, इंडिया में एयर कंडीशन एक लग्जरी आइटम नहीं है। इंडिया में एयर कंडीशन इज नॉट ए लग्जरी आइटम एट ऑल, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे समर होता ही है, तो ये नेसेसिटी है। और उस नेसेसिटी पे आपने कितना जीएसटी मार दिया है, 28%, समझ रहे हो।
इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में जहां पे गर्मियां रहती ही हैं, आपको एसी चाहिए ही चाहिए, और आपने उस पे जीएसटी रेट लगा दिया 28%, ये बोल के कि लग्जरी आइटम है। ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। आप कोई बाइक खरीद रहे हो, टू व्हीलर, जिसको अप टू 350 सीसी, कितना 350 सीसी, उस पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा 28%। अब सोचो आप बाइक खरीद रहे हो, बाइक खरीदना कब से लग्जरी आइटम हो गया आज के जमाने में। वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2024, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक इन 1957 58, वी आर टॉकिंग अबाउट 2024, जहां पे लोगों के पास फोर व्हीलर्स हर कंट्री में। लेकिन यहाँ पे अपना है कि बाइक अगर आपने खरीद लिया 350 सीसी से ज्यादा, तो आप 28% जीएसटी में आ गए, करेक्ट है। तो वो चाहते तुम साइकिल पे ही रहो, और वहीं पे अगर आपने कोई बाइक 350 सीसी से ज्यादा खरीद लिया, जैसे 650 सीसी का खरीद लिया, तो आपको सेस भी देना पड़ेगा उसके बाद। तो आप तो चलो वो मैं समझ सकता हूँ, 650 सीसी का बाइक का कोई मतलब नहीं है, उस बाइक से आप करोगे क्या, खेतों में हल थोड़ी ना जोतवाओगे ना। लेकिन ये अप टू 350 सीसी का जो बाइक है, वहां पे किस आधार पे यू आर ओके टेकिंग 28% जीएसटी। शैम्पू, डिटर्जेंट, आप पे 28%, नोटबुक, रजिस्टर, डायरी, पेन, पेपर 18%, टूथपेस्ट, सॉप 18%, इडली डोसा बैटर 18%, चीज, घी, बटर 12% जीएसटी। करेक्ट है कि नहीं? सिंपल। आप एजुकेशन में, एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं करें, जो कोचिंग क्लासेस में ट्यूशन फी देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लीगेसी आईएएस में कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेता है, तो ही नीड टू पे जीएसटी। अब इसमें क्या होता है कि कोचिंग वाला, मतलब कोचिंग क्लासेस जो रन कर रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग जीएसटी, दे आर पासिंग दैट जीएसटी टू द स्टूडेंट ओनली। अब वो स्टूडेंट अगर कोई कोचिंग क्लासेस ले रहा है, ट्यूशन क्लासेस ले रहा है ना, अब उसको 18% जीएसटी देना। भैया वो जुआ नहीं खेल रहा है, ही इज टेकिंग द क्लासेस, ही इज टेकिंग द एजुकेशन। वहां पे भी आपने कितना 18% जीएसटी मार के बैठे हो, करेक्ट है। अगर सोचो वो 18% जीएसटी वहां से हट जाए, ऑटोमेटिकली जितने भी कोचिंग क्लासेस की फीस है 18% से कम हो जाएगी। इसका फायदा किसको होगा? बेनिफिट विल गो टू द स्टूडेंट ओनली। बट नहीं, आपको वो सब नहीं करना है, क्योंकि यू विल लॉस द जीएसटी। उसके बाद अगला बात हम देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्डन ऑफ ईएमआईज, अनदर प्रॉब्लम दैट फेस्ड बाय मिडिल क्लास इज बर्डन ऑफ ईएमआई। उनके पास ईएमआई का बहुत बर्डन होता है। जैसे कि एक डेटा के हिसाब से 40% ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ईएमआई फॉर हाउसिंग, एजुकेशन एंड व्हीकल्स। करेक्ट है। ये एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं कि पहले उनको टू व्हीलर खरीदना है, उसके लिए दे हैव टेकन ईएमआई, देन उनको फोर व्हीलर खरीदना है, देन अगेन दे हैव टेकन ईएमआई, हाउसिंग का हाउस खरीदना है, क्योंकि हाउस आप समझ सकते हो ना, कैमेलिया में जैसे 100 करोड़ 190 करोड़, ये लोग इतना बड़ा बड़ा खरीद रहे हैं ना, 190 करोड़ रुपीज का फ्लैट। आप सोचो कि एक मेट्रो सिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ओके, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इन सिटी में अगर उनको एक फ्लैट लेना है, मैं नॉर्मल फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एवरेज प्राइस 1 करोड़ रुपीज है, he cannot pay that 1 करोड़ रुपीज, करेक्ट है। तो उसके लिए उसको ईएमआई लेना है। एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए उस इंसान को, उस स्टूडेंट को, उसके पेरेंट्स को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहा है, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, फीस इतना सारा हाई है कि मतलब टोटल फीस हो जाता है पूरे 4 इयर्स का 40 लाख 50 लाख रुपीज। इफ दे आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन इन आउटसाइड अब्रॉड इन अदर कंट्रीज, अगेन फीस वेरी हाई, उसके लिए भी अगेन उनको लोन लेना पड़ रहा है। तो 40% इनकम में कहां जा रहा है? ओनली ऑन ईएमआई पे जा रहा है। होम लोन इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गया टू 8.4%, 8.5%। सी अर्लियर इट वाज 6.5%। उसके बाद जो बैंकिंग है, सेंट्रल बैंक, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग द रेपो रेट। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो होम लोन है वो अब 8.5% हो गया, पहले कितना था? 6.5% ओनली। तो इसका बर्डन कौन भर रहा है? अगेन मिडिल क्लास ओनली। they are getting that, okay, problems about this increase in the interest rate. Then 70% of the families depend on loans for higher education expenses. Yes, 70% of the families, इवन आप जो अभी वीडियो देख रहे हो, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोगों में से 70% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लोन लिया होगा एजुकेशन के लिए। आपको कमेंट करके बताना है यस और नो में कि यस आई हैव टेकन लोन, आई हैव नॉट टेकन लोन, ऐसा करके हमको बताना है, ताकि यस मैं प्रूव कर सकूं कि यस 70% ज्यादा फैमिलीज है उन्होंने लोन लिया है। ये आपको कमेंट करके बताना है। राइजिंग क्रेडिट कार्ड डेट 30% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, किसमें? इन 2023, इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्ट्रेन। मतलब क्रेडिट कार्ड का यूज इतना ज्यादा हो गया, 30% इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम्स हो रहा है, मिडिल क्लास को लेना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेनी हाउस होल्ड इमरजेंसी सेविंग्स ऑफ लेस देन 3 मंथ, मतलब उनके पास टोटल सेविंग कितनी है
कि 3 मंथ तक का वो खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर 3 मंथ से ज्यादा हो गए, अगर इनकम फिर भी जीरो है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो बिलो पॉवर्टी लाइन निकल लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? और गवर्नमेंट की कोई इनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। देखो, गवर्नमेंट आपसे जीएसटी रेट, जीएसटी भी ले रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहा है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी ले रहा है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 20 लाख रुपीज, तो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ गए, गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रहा है। कल फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नौकरी छूट जाती है, गवर्नमेंट आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देने वाला है, ठीक है। लेकिन जब आपकी नौकरी है, अच्छे दिनों में गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रहा है, लेकिन जब आपके बुरे दिन आएंगे फॉर एग्जाम्पल, उस समय गवर्नमेंट आपसे क्या कर रहा है, आपको कुछ बदले में रिटर्न में नहीं देने वाला है, ठीक है। तो अच्छे दिन में तो आपसे कुछ ले गया, लेकिन बुरे दिन में आपका साथ ही नहीं है वो। दिस इज अनदर इशू दैट फेस्ड बाय द वेरियस मिडिल क्लास फैमिलीज। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी फैमिली ने या उन लोगों ने कोई ना कोई लोन लिया है। करेक्ट है? तो चाहे वो हाउसिंग लोन हो, एजुकेशन लोन हो या व्हीकल लोन हो, आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम आगे बढ़े, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट प्रॉफिट वर्सेस मिडिल क्लास ओके स्ट्रगल। आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट की आप बात कर लो। सो रिकॉर्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिट हुआ है 8 लाख करोड़ रुपीस का लगभग इन 2022 फाइनेंशियल ईयर, जो 2020 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें, सरपासिंग द प्री पेंडेमिक लेवल। मतलब बिफोर कोविड के टाइम जितना उनका प्रॉफिट था, उससे ज्यादा उनको प्रॉफिट मिल गया है। अभी भी उनका अर्निंग अच्छा है, काफी कंपनियां दे आर अर्निंग वेल। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का अर्निंग तो अच्छा आ रहा है, बट डिक्लाइनिंग हाउस होल्ड सेविंग्स, हाउस होल्ड के पास सेविंग नहीं बच रही। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम स्टेबल हो गई है, इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, बट एक्सपेंडिचर में तो ग्रोथ होगा। करेक्ट है? इवन आपकी लाइफ स्टाइल में कोई सुधार नहीं आए, स्टिल यू आर एंजॉइंग द सेम लाइफ स्टाइल दैट यू आर एंजॉइंग 10 years बिफोर। लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन आपका एक्सपेंस बढ़ गया है और इनकम सेम रहा है, देन बिकॉज ऑफ दैट आपका ऑटोमेटिकली सेविंग हो गया कम। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल पहले सेविंग होता था 30% ऑफ जीडीपी इन 2029, दैट इज प्री पेंडेमिक लेवल फॉर एग्जांपल। अभी 19% तक आ गया। कितना? 19% पे सेविंग रेट आ गया। फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन हाउस होल्ड, राइजिंग एक्सपेंस हो रहा है, रिड्यूस सेविंग्स, दिस इंक्रीज द प्रॉब्लम फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज। और उसके बाद वाइडनिंग गैप होगा। कैसे गैप होगा? क्योंकि बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन, बर्डन ऑफ टैक्स, दिस कॉन्ट्रास्ट विद कॉर्पोरेट ग्रोथ। कॉर्पोरेट ग्रोथ में क्या है कि उनको टैक्स में छूट भी मिल रही है, उनका प्रॉफिट भी बड़ा हो रहा है, अल्टीमेटली दे आर गेटिंग इन व्हेनेवर दे पे जीएसटी, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव नो प्रॉब्लम्स। बट जो मिडिल क्लास है, दे आर नॉट गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेटर। गवर्नमेंट पॉलिसीज आप देख लो, कॉर्पोरेट टैक्स, अगर आप फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स कट्स देख लो, टैक्स रेट हैज बीन रिड्यूस्ड फॉर द कॉर्पोरेट फ्रॉम 30% टू 22% इन 2019। जो फॉर एग्जांपल इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 22% पे आ गया है ना। अब बट पर्सनल टैक्स रेट अभी भी लगभग सेम है। न्यू टैक्स रिजिम में सम चेंजेस गवर्नमेंट हैज डन इट, बट जैसे मैंने बोला था, अभी भी अगर आप 15 लाख रुपए से उससे ज्यादा अर्न करते हो, देन डायरेक्टली आप हाई टैक्स स्लैब में आ जाओगे, दैट इज 30% टैक्स स्लैब में आओगे। उसमें अभी भी लास्ट 10 ईयर से कोई चेंज नहीं हुआ। अभी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हाईएस्ट जो 30% टैक्स रेट है ये किस पे लगना चाहिए? दोज हु आर अर्निंग मोर देन 30 लाख रुपीज, नॉट जस्ट 15 लाख रुपीज। करेक्ट? उसके बाद ग्रोइंग टैक्स एग्जेम्पशंस, जो कॉर्पोरेट है उनको बहुत सारा छूट मिलता है टैक्स का। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशंस इंक्रीज्ड बाय ओवर 1 लाख करोड़ एनुअली, इतना उनका बढ़ गया। ऐसा मैंने एक NIPFP स्टडी में आया था रिपोर्ट में। तो कॉर्पोरेट टैक्स को छूट भी मिलता है उनको बहुत सारा, टैक्स हॉलिडे के नाम से, ठीक है। लेकिन जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, उनको ये सब नहीं मिल रहा है, दे आर नॉट गेटिंग दिस बेनिफिट्स। उसके बाद इफ वी चेक इट लेटर, सो सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? सॉल्यूशन इसके ये हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई टैक्स पॉलिसीज, जो आपकी टैक्स पॉलिसी को सिंप्लीफाई करो, रिड्यूस जीएसटी बर्डन ऑन एसेंशियल आइटम्स, जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं उन पर रिड्यूस करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप हेल्थ इंश्योरेंस पे भी जीएसटी मार रहे हो, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पे कौन जीएसटी मारता है, ठीक है, आप उस पर भी जीएसटी ले रहे हो, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई टैक्स पॉलिसीज and reduce GST, encourage domestic job creations by supporting startups and innovations ताकि लोगों की जॉब लगे, then invest in new cities and infrastructure to promote regional growth। अभी क्या है कि आप टायर 1 सिटीज जो लाइक गिनी चुनी 10 सिटीज है, सारा बर्डन उन्हीं सिटी पे है। वी नीड टू क्रिएट अनदर मेट्रो सिटीज, प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर टैलेंट रिटेंशन इन इंडिया
एंड देन फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल मोबिलिटी फॉर द मिडिल क्लास। लेकिन इससे बढ़िया हम आपको सोल्यूशन बताएं, जैसा हमने प्रॉमिस किया था क्लास वीडियो स्टार्ट होने से पहले, कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। क्या गवर्नमेंट करना चाहिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रॉब्लम क्या है। करंट डिसएडवांटेज ये है कि सैलरीड इंडिविजुअल दे पे जीएसटी ऑन एसेंशियल आइटम्स। आपने एसी खरीदा, एयर कंडीशन फॉर एग्जांपल, 28% जीएसटी यू हैव पेड इट, बट यू कैन नॉट ऑफसेट इट अगेंस्ट इनकम टैक्स। दैट मींस आपने जो 28% जीएसटी, देखो आपकी टोटल इनकम थी लाइक 15 लाख रुपीज और 10 लाख रुपीज, 10 लाख पे आपने इनकम टैक्स भरा है। फिर जो भी आपके पास पैसा बचता है उस मनी से यू आर परचेजिंग लाइक एसी। अब एसी पे आपने 28% फिर से जीएसटी पे किया कि नहीं किया, तो आपका तो टैक्स बर्डन बढ़ गया ना, ठीक है। बट वहीं पे फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ कॉर्पोरेट, इफ इट इज अ बिजनेस पर्सन, व्हेन बिजनेस जो कंपनी है, कंपनी व्हेन दे परचेज जीएसटी, तो क्या करेंगे कि उनके ऊपर जो भी जीएसटी का टोटल इंपैक्ट होता है उसमें वो ऑफसेट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम लेके वो 28%। बट ये फैसिलिटी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को नहीं है। दिस सो बिजनेस दे एंजॉय इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूसिंग देयर टैक्स लायबिलिटी। तो हमें एक प्रपोजल हमने दिया है, प्रपोजल ये है, अलाउ सैलरीड इंडिविजुअल्स टू क्लेम जीएसटी एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट देयर इनकम टैक्स, कि जो भी वो जीएसटी पे करें दे कैन टेक इट अगेंस्ट द इनकम टैक्स। हम आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाएंगे, विद एग्जाम्पल। आप वीडियो में अपने साथ बने रहो। एग्जाम्पल ये है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एनुअल सैलरी है 10 लाख रुपीज। यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, इफ योर एनुअल सैलरी इज 10 लाख रुपीज एंड इनकम टैक्स एज पर द स्लैब आपको बनना है 1,50,000। सिंप्लीफाई के लिए हमने 1,50,000 ले लिया, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आप सीए बनने की कोशिश ना करना अभी। तो एनुअल सैलरी आपका 10 लाख रुपीज है, आपका इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल भरना है 1.5 लाख रुपीज। अब अपने जीएसटी पेड हुआ ऑन एसेंशियल आइटम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 90,000। कैसे किया है, एज्यूम करते हैं जो आपके पास पैसा बचा था उस पैसे में टोटल खर्चा आपने किया 5 लाख रुपीज, और वो 5 लाख रुपीज वो वाला है जहां पे जीएसटी आपको भरना है। आपने इससे ज्यादा भी खर्चा किया होगा लेकिन उसमें जीएसटी नहीं था, लाइक 0% जीएसटी था। लेकिन 5 लाख जो आपने एक्सपेंडिचर किया है, दैट एक्सपेंडिचर उन आइटम में हुआ है जहां पे अराउंड एंड एवरेज आपको 18% जीएसटी भरना पड़ रहा है। जैसे आप थिएटर में मूवी देखने गए, आपने रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने कोई आइटम खरीदा, उन सब पे एवरेज लो 18%। आपने बाइक खरीद लिया, कार खरीद लिया, 18% का मतलब है हाउ मच जीएसटी यू पेड, टोटल 90,000 रुपीज उस एक्सपेंस में इट वाज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज जीएसटी। तो टोटल जो आप पे टैक्स लायबिलिटी हुआ है, टोटल टैक्स पेड वो कितना हुआ है, इनकम टैक्स 1.5 लाख रुपीज, तो ये हो गया इनकम टैक्स, प्लस 90,000 रुपीज आपने जीएसटी भरा। तो एक्चुअल में टोटल इनकम, टोटल टैक्स कितना आपने पे किया है, टोटल गवर्नमेंट के पॉकेट में गया 2,40,000 रुपीज आपके यहां से। आप समझ रहे हो कि अगर आपका इनकम टैक्स जीरो भी होता फिर भी आप जीएसटी तो भरते ही हो ना कुछ खरीदोगे जीएसटी तो भरोगे ना। तो आप समझ लो ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो टैक्स नहीं देता है। इंडिया में हर कोई टैक्स देता है, हर कोई। लेकिन आप क्या है, मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास हो, जो आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो और जीएसटी भी दे रहे हो, दोनों आइटम दे रहे हो, तो आप पे टैक्स लायबिलिटी होगी 2,40,000 रुपीज। अगर फॉर एग्जाम्पल हम जो प्रपोजल लेके आए, प्रपोजल क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रपोजल ये है, प्रपोज सिस्टम ये है विद इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी। क्या है, प्रपोज सिस्टम इज दिस विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें क्या है, इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल जो एनुअल सैलरी अभी हमने फिर से रखी वही 10 लाख रुपीज, एनुअल सैलरी कितनी है 10 लाख रुपीज, इस पे इनकम टैक्स कितना भरना है आपको 1.5 लाख रुपीज, करेक्ट है। जीएसटी पेड ऑन द एसेंशियल आइटम्स इज 90,000 रुपीज, किस हिसाब से कि 5 लाख रुपीज टोटल एक्सपेंडिचर और 18% एवरेज जीएसटी है, तो आपको कितना भरना है 90,000 रुपीज जीएसटी। अब अगर गवर्नमेंट इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दे इंडिविजुअल टैक्स पेयर को, देन व्हाट विल हैपन, ऑफसेट दिस 90,000 जीएसटी अगेंस्ट दिस 1.5 लाख इनकम टैक्स। तो आउटकम इसका क्या होगा कि अब आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1,50,000 माइनस 90,000 इक्वल टू 60,000। मतलब अब आपको टोटल टैक्स पे करना है 60,000 रुपीज। जैसे ही आप 60,000 रुपीज टोटल टैक्स पे करोगे तो इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, यू कैन स्पेंड दैट मनी, यू कैन सेव दैट मनी।
करेक्ट। जैसे आप स्पेंड और इस पैसे को करोगे बिकॉज यू आर हैविंग मोर मनी नाउ, जब आपके पास ज्यादा पैसा है, यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर, तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में व्हाट विल हैपन नाउ, डिमांड विल इंक्रीज। और दूसरा ये है कि अब आप जहां पे भी जाओगे, वेर एवर यू आर गोइंग टू परचेज एनीथिंग, यू विल गोइंग टू परचेज बाय आस्किंग ए जीएसटी स्लिप। चाहे कोई भी दुकानदार हो, आप क्या बोलोगे, भैया हमको जीएसटी स्लिप चाहिए। जैसे ही आप ये बोलोगे तो जो दुकानदार जब तक जीएसटी का चोरी कर रहा होगा ना, वो भी जीएसटी का कंप्लायंस हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि वो जीएसटी का कंप्लायंस में जैसे ही आएगा, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट विल गेट मोर जीएसटी कलेक्शंस और नोट, एंड ऑटोमेटिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो अभी तक काम हो रहा था, जहां पे टैक्स चोरी चल रही थी, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इससे देखो एक तीर से दो निशान हो गए कि जो सैलरीड क्लास है, इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स है, दैट टैक्स पेयर इज गेटिंग बेनिफिट, और जो बिजनेस अभी तक क्या, जो बिजनेस अभी तक अंडरग्राउंड लेवल में चल रहे थे, दैट मींस दे वर नॉट कंप्लाइंट जीएसटी, दे आर नॉट पेइंग जीएसटी, करेक्ट, they also will going to become legalized now. They also need to pay the GST on time. So this is what actually one suggestion that I am suggesting to the government of India for the middle class. आपको सजेशन कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने इस वीडियो पे नए हो तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू।